फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ रिवीजन करेंगे और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल, जिसे अरस्तु बोलते हैं, ये फादर ऑफ बायोलॉजी। और फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कौन है? कार्ल लिनियस है, कुछ वैज्ञानिकों का नाम लिखा गया है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है। ये आप लोग रिटर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जरूरी है राइट करने के बाद। और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी लिनियस ही है। और जूलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्ल लिनियस। ये 4-5 वर्ड है, कितना लिखे हैं? 6 है नाम। 6 नामों को क्या करेंगे आप लोग? याद कर लेंगे, ठीक है, लर्न कर लीजिएगा। इसको इरेज करते हैं और फिर अपने टॉपिक पे हम आते हैं। चलो, आज की टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं होता है, बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होने की जरूरत है। अगर आप बैठे हो तो जब तक क्लास ओवर ना हो तब तक आप देखते रहो और सुनते रहो। लाइव क्लास है, आप बीच बीच में अगर क्या करते हो, बंद करते हो या वहां से हट जाते हो तो आपको समझ में सारी चीजें नहीं आएंगी। तो इसलिए आपको स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखना जरूरी है। तो चलो, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये लाइफ में इसके लिए सबसे जो प्रोसेस के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए शुरुआती दौर में क्या चाहिए आपको लाइफ प्रोसेस के लिए। तो ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक है, एक वैज्ञानिक है। ये 1665 में एक इन्होंने एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। इनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, जिसपे स्लाइड पे उन्होंने क्या किया था, देखा था इस स्लाइड पर। और क्या लिया था? कार्क लिया था, कार्क, ठीक है। तो इन्होंने कार्क ले लिया और कार्क पे उन्होंने क्या किया था, कार्क में डेड कोई लकड़ी था या छिलका ले लो, कार्क में छिलका हो गया, छिलका ले लो। उस छिलके पे जो डेड सेल है या प्लांट कोई ले लो, प्लांट के ऊपर का जो डेड वाला नहीं हो जाता, ऊपर कवर होता है, उसको निकाल लो, छिलके को निकाल लो। और फिर यहाँ पर देखना, तो उन्होंने देखा था कि रॉबर्ट हुक ने देखा कि एक मधुमक्खी की छत्ते की तरह, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह उनको दिखलाई दिया। हॉनीकॉम्ब जिसे कहते हैं, ठीक ना, हॉनीकॉम्ब, ये स्ट्रक्चर उनको दिखलाई दिया। जब ये स्ट्रक्चर दिखलाई दिया तो बहुत ये अचंभित हुए। और ये जो है, तो इसका क्या नाम उन्होंने रखा? सेल रखा। इसका नाम सेल रखा। सेल क्यों रखा? सेल का मतलब होता है रूम, ठीक है। सेल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? रूम होता है। तो इस तरह इन्होंने देखा, अलग अलग रूम था, हॉनीकॉम्ब की तरह था। तो इसको उन्होंने क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया सेल रख दिया। ये कैसा सेल इन्होंने देखा था? डेड सेल देखा था, डेड सेल। तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार 1665 में सेल को देखा था। इसके पहले कोई नहीं देखा था। इसके पहले माइक्रोस्कोप था लेकिन उतना डेवलप नहीं था। इन्होंने खुद का अपना बनाया और खुद से इन्होंने जब देखा तो ये दिखलाई दिया, तो इसका नाम क्या रखा? सेल रखा। इसके अलावे आपके वैज्ञानिक लीवन हॉक एक वैज्ञानिक है। इनके जस्ट बाद लीवन हॉक ने क्या किया था? खोज किया था। देखिए 1600 और ये है 74 में वैज्ञानिक हैं लीवन हॉक, यहाँ लिख देते हैं आपका लीवन हॉक। ये कब किए थे? 1674, 1674 में इन्होंने किया था। इन्होंने भी क्या किया था? खुद का अपने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, या कहा था इनका माइक्रोस्कोप था, इसी माइक्रोस्कोप को डेवलप कर दिया था। इन्होंने कंपाउंड लेंस लगाया, कंपाउंड में डबल लेंस यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसके अंदर सिंगल लेंस था, सिंगल लेंस था, और इनके अंदर क्या था? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है भाई? दो होता है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? दो।
ये 2 लेंस लगाया, जब 2 लेंस लगाया तो भाई इसमें कैपेसिटी तो बढ़ ही जाएगी। जब कैपेसिटी बढ़ गई तो इन्होंने पाउंड्स में देखा था, तालाब में देखा था, पाउंड्स में इन्होंने लिविंग सेल को देखा था, लिविंग सेल। तो पहला वैज्ञानिक कौन बने? लियोनहॉक बने, जो पहली बार लिविंग सेल को देखे थे। लिविंग सेल को हनीकॉम्ब की तरह इनको भी दिखलाई दिया। लिविंग सेल को देखने वाला पहला वैज्ञानिक कौन है? लियोनहॉक है। इसके बाद आते हैं पुरकिंजे, आते हैं, एक पुरकिंजे है, पुरकिंजे। देखो अब वैज्ञानिकों को लाइन लग जाएगा बिना आपको मालूम है किसी भी बायोलॉजी क्षेत्र में बहुत ही फिजिक्स की आवश्यकता पड़ती है। कारण क्या है? आप देख लो, जितने भी इंजीनियरिंग देख लो, अगर अल्ट्रासाउंड मशीन ना रहे तो आज के आधुनिक डॉक्टर पूरा फेल हो जाएंगे। अगर तुम्हारा एक्सरे मशीन हो गया, एमआरआई मशीन हो गया, तमाम तरह की मशीन है, ये टेक्नोलॉजी रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। तो देखो बायोलॉजी जो डेवलप किया ना, इधर टेक्नोलॉजी आती जा रही है। अब ये तो डबल लेंस लगाया, तीनों पॉइंट में जिंदा सेल देख लिया। तब इसके बाद एक वैज्ञानिक आ गए, पुरकिंजे आ गए। इन्होंने क्या देखा था? पॉइंट द टर्म प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने देखा था 1839 में, इन्होंने 1839 में पॉइंट द टर्म प्रोटोप्लाज्म ने कोशिका द्रव, कोशिका द्रव के बारे में इन्होंने देखा। तो ये कोशिका द्रव हो गया। तो ये पॉइंट्स में लिविंग सेल को देख लिए, इन्होंने डेड सेल को देख लिया। तो 3 वैज्ञानिक अभी देखो, वैज्ञानिकों का नाम लिख रहे हैं, साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं। एक और वैज्ञानिक इसके बाद आते हैं, उनका नाम था विर्के। उनका नाम थोड़ा बोलने में कंफ्यूजन होता है, विर्च नाम था, विर्च, ठीक है, VIRCH। ये 1855 में इन्होंने क्या बोला कि जो भी अब सेल है वो कैसे आया है, तो बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग सेल से है। एग्जिस्टिंग सेल, एग्जिस्टिंग सेल मतलब प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब है जो पहले से उपस्थित है उसी सेल से नया सेल का निर्माण हुआ है पहले से। जैसे कि अगर हमको कहा जाए तो हमारे फादर मदर हैं, तो हमारा जीवन डेवलप हुआ। और हमारे, मैं और मेरे वाइफ से मेरे बच्चों का जीवन बना, मतलब प्री एग्जिस्टिंग, पहले से कोई मौजूद है तभी नया चीज क्या बनते जा रहा है, डेवलप होते जा रहा है। इसका मतलब पहले से कोई सेल है, अब इसके बाद जितने सेल आ रहे हैं वो अपने पहले वाले से आ रहे हैं। देखो ये फादर मदर हो गए, ठीक है, फादर मदर अगर हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। सन भी क्या बनेगा, एक समय फादर मदर बनेगा, इसके बाद क्या होंगे, सन होंगे। इसी तरह से ये हमारा सेल है, इस सेल से एक नया सेल बना, तो इस पुराने वाले सेल को हम लोग क्या कहेंगे, प्री एग्जिस्टिंग कहेंगे। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पुराने सेल से क्या बनते हैं, न्यू सेल का निर्माण होता है। जो भी नया सेल देख रहे हो कैसे निर्माण हुआ, प्री एग्जिस्टिंग सेल से निर्माण हुआ। अच्छा अब बताइए आप लोग, पलक, सिद्धार्थ और क्या कहते हैं नंदनी, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। ठीक है, चलो इसे इरेज करते हैं। आप लोग जब देख लीजिएगा वीडियो, वीडियो जब देखिएगा तो वहीं से नोट से बना लीजिएगा पॉज कर करके, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि सेल तो मालूम चल गया, हाँ भाई कोई एक चीज है इसे सेल बोलते हैं। तो सेल में क्या देखा गया, अब ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इसे मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन माने इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाला जान जाएंगे, कोशिका झिल्ली। देखो भाई कुछ रिटर्न में गलती होगा ना, उसके लिए भाई हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग बड़ा गड़बड़ हो जाता है कहीं ना कहीं। तो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मेम्ब्रेन की आवश्यकता क्यों है, मेम्ब्रेन की आवश्यकता क्यों है? अगर सेल मेम्ब्रेन ना रहे, कोशिका झिल्ली ना रहे, तो इसके अंदर जो चाहेगा वो जाएगा और जो चाहेगा वो बाहर निकल जाएगा।
अगर मेम्ब्रेन न रहे, अगर गिलास में हम पानी रख दिए हैं, अब हम कहें कि भाई गिलास न रहे तो क्या होगा, तो ये पानी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, फर्श से फैल जाएगा ऐसे। तो मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में एक न्यूक्लियस हो जाएगा, ये इसके बाद से तमाम तरह के इसके ऑर्गेनल हो जाएंगे, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, इसके अंदर इसी के बगल में आपका गोल्गी बॉडी हो गया, ठीक है, ये गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, ठीक है। इसी के अब देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, कुछ आपका माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके ऊपर डॉट डॉट पाए जाएंगे, ये हो गया राइबोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। इसी तरह छोटे छोटे इसके अंदर अगर एनिमल का है तो लाइसोसोम हो गया, ठीक है, लाइसोसोम पाया गया। इस तरह तमाम तरह के ऑर्गेनल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पाया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, इसके अंदर भी लिक्विड होगा जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। अगर ये मेम्ब्रेन ना रहे तो क्या होगा भाई, सब बह जाएंगे, जैसे पानी देखो ना, बोतल में पानी, गिलास में पानी था, अब हम कहें गिलास हटाओ तो क्या होगा, सब पानी फरसे पे एकदम छितरा जाएगा, नहीं छितरा जाएगा, बोलो अंदर, होगा नहीं होगा। Yes, sir. अब ऐसे तो कहो फैल न्यूक्लियस जाएगा। मेम्ब्रेन ना होगा तो भाई पूरा फैल जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा, लाइफ संभव ही नहीं है। इस तरह देखा जाए तो बना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बना, भगवान भी बड़ा गजब के वो बनाते हैं, निर्माण करते समय ना भगवान को एक चीज याद है कैसे बनेगा, तो ये सेल मेम्ब्रेन बना। अब सेल मेम्ब्रेन तो बन गया, ठीक है, तो अभी कहता है कि बताओ ये सेल मेम्ब्रेन बन गया, इसके अंदर क्या जा सकता है और क्या इससे बाहर निकल सकता है, ये तुम बताओ। तो कुछ तो अंदर जाएगा, कुछ तो बाहर निकलेगा। तो दो प्रक्रिया कहा कि इसके द्वारा 9th में दो प्रक्रिया दिया, एक तो दिया डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा कुछ अंदर चला जाए कुछ बाहर निकल जाए, और दूसरा क्या दिया ऑस्मोसिस दिया, कहा कि ऑस्मोसिस के द्वारा भी अंदर और बाहर आ जाए। तो डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके बारे में पहले स्टडी करते हैं, और फिर से ना हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग डिफ्यूजन के बारे में जान लें, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान लें, तब भगवान से बात किया जाएगा कि भगवान जी शुरुआत में क्या बनाए थे आप, ठीक है, उसके बारे में बात किया जाएगा। पहले देखो बच्चों, तो डिफ्यू के बारे में देख लो, डिफ्यूजन, इसे शायद हिंदी में विसरण कहते हैं, क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं हिंदी में, दिमाग हमको नहीं आ रहा है इसका हिंदी ढंग से, शायद विसरण ही कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हायर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की और मूवमेंट होता है, की और मूवमेंट होता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहा होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो इतनी बात समझ में आ गया। अब आपका देखो, एक हम गिलास ले लिए हैं और ये रखा हुआ था, अपने घर पे पानी रखे ही होंगे गिलास, अब ना होली खेलते हैं ना आप लोग, कितने लोग होली खेलते हैं, बोलो भाई, कोई होली खेलता है इसमें, नंदनी बोलना Yes, sir. चाहिए, फिर चुप हो गई है। Yes, sir. हाँ, सब कोई होली खेलता है, जम के खेलो होली, तो खेलना बहुत जो है, कहाँ से एक त्योहार मिलता है जिस दिन पूरा कम से कम बंदर बनने का मौका मिलता है और लोगों से मिलने का मौका मिलता है। चलो, तो यहाँ पर देखें, हम लोग क्या किए ना, कलर ले लेते हैं,
कोनो कलर ले लीजिए, लाल, काला, हरियर, पीयर, कोनो कलर ले लीजिए और इसमें क्या करिए, गिरा दीजिए। अब कलर लेंगे तो बताओ इसके जो क्षेत्र है, एरिया है, इसके कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना। ये वाटर की तुलना में, ये वाटर है और ये क्या है, कलर है। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, किसके अणु ज्यादा एकदम गठिन होगा, एक दूसरे में ज्यादा कंपैक्ट होगा, ठूस ठूस के भरा होगा, वाटर वाला में कि कलर वाला सर में? कलर। कलर वाला में। तो इसको बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन। जो कलर जो है क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन है। आई के नीचे हम पानी रख रहे हैं तो पानी जो है ना वो क्या है, लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन के जैसे इसमें गिरेगा ना तो क्या होगा, इसके जितने मॉलिक्यूल होंगे और जहां जहां खाली जगह पाएगा वहां वहां फटाफट जाकर क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा बताओ, बिहार में गए हो तुम लोग? बिहार में कितने लोग गए हैं? यस सर, गए। गए हैं। जब जयमाला होता है ना, क्या कहते हैं, स्टेज पे, तो उसको देखने के लिए लोग क्या करते हैं, फटाफट बैठना शुरू करते हैं और जहां कुर्सी खाली मिलता है सबसे पहले बैठ जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? सर होता है। होता है। ऐसे ही देखो, पानी में जहां जहां खाली जगह है ना, ये अपने आप में क्या होगा, कलर के जो अणु होगा, मॉलिक्यूल होगा, टूट टूट कर वहां पर जाके क्या हो जाएगा, वहीं पे जाकर सेटिंग कर लेगा, अपना बैठ जाएगा। अब इधर तो हिलेगा डुलेगा नहीं, हिलेगा डुलेगा, लेकिन क्या हो गया, अब सेट हो गया, कोनो दिक्कत है के ना ही है। अब देखो जहां जहां खाली स्थान मिल रहा है वहां बैठ गया। मतलब क्या कहने का है, सीधे सीधे आप समझिए, ये था हाई कंसंट्रेशन। ये पानी में गया है, अब पानी में गया देखो मॉलिक्यूल क्या हुआ, टूट टूट करके जहां जहां खाली जगह मिला है वहां वहां जाकर के अपना सेटल हो गया। तो किधर मूवमेंट बढ़ा, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बताइए आप लोग। सर बढ़ रहा है। हाई कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। इसमें क्या एनर्जी की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है? नो सर। नहीं पड़ रही है, नहीं है। अब एनर्जी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, एकदम अपना फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो, तुम लोग हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की बात हम कर रहे हैं। अगर कहीं तुम एक गुब्बारा ले लेना, ठीक ना, गुब्बारा देखो ना, यस सर। अब वो खूब फुला लेना, फुला लिए, यस सर। अब एक क्या करना, उसको दबा देना, तो एक साइड में खूब फूल जाता है ना, तो ऐसे बन जाता है। देखो जब फुलाते हो और फिर दबाते हो हाथे से तो पचक जाता है, इधर क्या होता है, फूल जाता है। ऐसा होता है क्या? यस सर। यस सर। आज जैसे तुम हाथ छोड़ोगे तो हवा किधर भागता है, इधर आता है, कहता है कि चलो भैया अब हम फूल जाए। तब गुब्बारा कैसा हो गया, ऐसे हो जाता कि नहीं हो जाता है? यस सर। जल्दी बताइए, हो जाता है। तब मतलब जब पचका हुआ था, जिसमें आप पचकाए थे, तो इधर की कंसंट्रेशन कैसी थी, एकदम लो था। इधर कंसंट्रेशन कैसा था, इसके कंसंट्रेशन लो था, लो वाला था। और इधर हवा ठूस ठूस के क्या हो गया था, हाई हो गया था। और जैसे ही आपने हाथ यहाँ से हटाया तो तुरंत क्या हुआ, हाई वाला की तरफ बहने लगा, लो की तरफ बहना शुरू हो गया, ऐसे हो गया, तो फूल गया। ऐसे देखा ना, हो गया कि नहीं हो गया? सर हो गया। हो गया। ये केवल आपका सेल में केवल नहीं होता, ये आपका आंधी उधी आता है ना, आंधी तूफान, यस सर। हाँ उसमें भी यही प्रक्रिया हो जाता है। समुद्र की तरफ प्रेशर ज्यादा हो गया, तो प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताइए भाई। प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, क्या होगा, बाहर लो प्रेशर, जहां लो प्रेशर पाएगा उधर भगेगा हवा। होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। अगर ये ज्यादा समझना है, ना समझ में आए एकदम, बिल्कुल जो ना समझ में आए, ओके, तो एकदम आसान लेंगे, बता दे रहे हैं। पेटे में ज्यादा गैस बन जाता है तो पेट के अंदर हाई प्रेशर, और फिर से ना क्या होगा, निकल गया तो लो प्रेशर हो गया। भाई देखो ये सारा चीज चलता रहता है।
तो ये क्या है, डिफ्यूजन है, एकदम डिफ्यूजन। हमको लग रहा है समझ में आ गया। अब देखो, अब डिफ्यूजन की प्रक्रिया कैसे होगा सेल के अंदर, और सेल है, ठीक ना, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड खूब भर जाए, खूब भर जाएगा तो क्या होगा, एक हलवा टाइट हो जाएगा, सेल एकदम अंदर से क्या हो गया, भर गया ना, एक कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया। अब क्या करना है, हाई हो गया तो कहे अब बाहर का क्या है, इधर लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन, इधर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है में और ज्यादा हो जाएगा तो फट जाएगा सेल ना। Yes, sir. तो क्या करेगा, कहेगा हम बहुत ज्यादा है, इधर बड़ा कम है, ऐसा कर, बाहर निकल तू, ठीक है, सबको बाहर निकालो। ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया, निकल गया नहीं निकल गया, Yes, sir. निकल गया। Yes, sir. निकल गया। ऐसे ही सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक ना। अब इसके अंदर क्या बन गया, ऑक्सीजन है, O2 है, ठीक है, इधर है, हाई कंसंट्रेशन में है, तो यो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता क्या है, ऐसा नहीं होता है, क्या है, कंडीशन बता रहे हैं, देखो, सांस लिए ना, बाहर क्या हो गया, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, अब सांस खूब तेज लिए हो, अब इस सेल के अंदर नहीं घुसा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, और अंदर ऑक्सीजन क्या है, तो थोड़ा सा है। अब बताओ किधर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर ज्यादा है कि अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर का। तो बाहर प्रेशर ज्यादा, तब क्या करेगा, सेल कहेगा चलो अब अंदर आओ तुम लोग बहुत हो गए, O2 इधर से आ जाओ, सब आ गए ना। अभी क्या करेगा, इसके अंदर हो गया। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन, अब तुम कहोगे सर जी ऑक्सीजन क्यों नहीं निकलता है, तो कहा नहीं निकलते, से पीछे कारण है। कहा जो खाना तुम खाते हो ना, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, पचाने का काम करता है। आप जब पचाने का काम जब करता है तो ऑक्सीजन किसी चीज को जलाने के लिए काम आता है, ठीक है, बर्निंग के काम आता है। जैसे तुम्हारे घर में अगर तुम एक बोतल ले लो, उसमें ऑक्सीजन न रहे, और माचिस डाल के जलाओगे तो जलेगा नहीं, ये जलता है। नो सर, नहीं जलता है। अगर जिसको बिल्कुल ही नहीं समझ में आया तो क्या करना, घर पे प्रैक्टिकल कर लेना, माचिस जला लेना, अब बोतल में डाल देना माचिस, देखना बुझ जाएगा, थोड़े से 1 के 2 सेकंड में बुझ जाएगा। मतलब क्या है कि जहाँ ऑक्सीजन का मात्र काम है जलाना, यहाँ पे बर्निंग करना, तो जो खाना खाते हो ना उसको बर्न करके तोड़ता है, और जब तोड़ता है खाना, जब टूटता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सब ऑक्सीजन किस में बदल जाता है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और यही क्या करता है, जब इसका मात्रा बढ़ जाता है तो फिर से ना इसको बाहर निकाल देता है। इसीलिए कहते हैं कि हम जब सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ये कैसे बदल जाता है, क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं उसको तोड़ करके, जब तोड़ने की प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन किस में चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कहोगे कि सर जी तुम तो मान लीजिए 10 ml ऑक्सीजन अंदर खींच लिए, और जब अब ये ऑक्सीजन है, अब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 10 ml हम छोड़ दिए, ऐसा होता नहीं है, थोड़ी मात्रा में अंतर हो जाता है, 10 ml छोड़ दिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ऑक्सीजनवा कहाँ गया, तो ऑक्सीजनवा कहाँ गया, जो खाना खाए हैं उसको बर्निंग करने में उसका इस्तेमाल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, हमारा ये टॉपिक थोड़ा हट गए थे, लेकिन बस हमको बताना था, अगर प्रेशर इसके अंदर ज्यादा हो जाएगा तो लो प्रेशर वाला की तरफ क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। बात समझ में एकदम आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद इसे इरेज करके अब आते हैं दूसरी पॉइंट पे, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पहला चीज खत्म हो गया कहानी। इसके बाद आता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में लो, इधर क्या हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब लो कंसंट्रेशन वाला हाई कंसंट्रेशन की तरफ बहता है। अब ये कैसे होगा, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन की तरफ बह रहा है, तो ये होता है सेल के अंदर, देखो ठीक है ना, तुम लोग एग्जाम्पल में समझा दे रहे, एकदम समझ में आ जाएगा। इधर देखो, ये किशमिश के एक दाना ले लो, ठीक है, किशमिश के दाना ले लिए, आई पानी है, आई क्या है,
किशमिश है। देखो दो चीज लिए हैं, वाटर है ये, ठीक है ना, वाटर और किशमिश ले लिया है। अब पानी के कब्बो, अब देखोगे तुम लोग, तो किशमिश ले लोगे तो भाई टाइट होता कि नहीं होता टाइट, मतलब वाटर के अपेक्षा टाइट होता है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई बताओ, हाई होगा कि लो होगा, बताओ जल्दी सुना। किशमिश का कंसंट्रेशन हाई होगा लो होगा? सर हाई। हाई होगा, इतना मतलब समझ तो गए ही हो। तो हाई होगा और वाटर का लो है, तो इसमें क्या लिखे हैं, लो वाला किधर मूव करेगा, किधर मूवमेंट होगा, हाई की तरफ। और जब लो वाला इधर जब घुसेगा तो सेल के अंदर क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा नहीं भर जाएगा? किसमें अंदर पानी भर सर जाएगा भर नहीं भर जाएगा जाएगा। बताओ? भर जाएगा। सर भर तो अब भर भर जाएगा तो क्या जाएगा। करेगा, फट जाएगा ना। ज्यादा लंबा समय छोड़ दें तो फट भी जाएगा, पहले फूलेगा, अब फूलेगा फिर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर एऊ से समझ में ना आए तो बड़ी खतरनाक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तुम लोग पानी में देखे वो कभी, नदी में डूब के किसी को मरते हुए? देखो भाई, लोग सोचते हैं कि मरने वाला एग्जाम्पल सच ना दिया करें, तो ठीक है सुनो, तो जिंदा रहने के लिए हम लोग आए कहाँ हैं? अरे कुछ समय मिला है, कुछ समय के लिए पृथ्वी पर है, फिर से यहाँ से अलविदा हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, जब आदमी मरता है ना तो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला आदमी होता है, और देखना पेट ऐसे फूल जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस सर। यस हाँ सर। भाई, हाँ पेट फूल जाता है, काहे फूल जाता है? एक पानी पूरा एक अंदर, पहले तो अब तो हाई कंसंट्रेशन वाला वाटर का बचा है, लेकिन ठूस ठूस के पानी आपके बॉडी में भर जाता है, और ढेर लंबा समय तक रह जाए तो एक तो चिथड़ा उड़ जाएगा सलवा का, ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो ऐसा पिक्चर उक्चरों में दिखलाता है, बॉडी फूल गया एकदम, फूल के हैवी हो गया है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ता है, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। ये कितने तरह का होता है, तो कहता है कि 3 तरह का होता है। ये एक होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, ये टोनिक सब में रहेगा, हाइपर और आइसो। एक होता है हाइपर टोनिक, हाइपरटोनिक, और एक होता है आइसोटोनिक। ये 3 तरह का क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रक्रियाएं होती हैं। आपको किताब में दिया हुआ, ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, डिफ्यूजन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो आउटसाइड क्या हो जाएगा, इसमें कंडीशन में क्या हो जाएगा, आउटसाइड लो कह रहा है, आउट साइड लो कंसंट्रेशन हो गया। तो आउटसाइड अगर लो हो गया तो इनसाइड क्या होगा, इनसाइड तो उल्टे होगा, इनसाइड क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन। आउटसाइड लो, हाई हो गया, तो क्या होगा बताओ भाई, फूलेगा कि पचकेगा? फूलेगा ना। अब इसे यस सर। इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, हाइपर, आउटसाइड क्या कर दो, यहाँ पे हाई कर दो, और इनसाइड क्या कर दो, इनसाइड यहाँ लो दो। ये क्या होगा, पचक जाएगा ना, सिकुड़ना इसे बोलते हैं, सिकुड़ना, ठीक है। आइसोटोनिक में बराबर हो जाएगा, क्या हो गया, इक्वल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। राइट एंड आउट एंड इन, आउट एंड इन कर लो, ठीक है ना, मतलब ना कंसंट्रेशन ना कम, एकदम बराबर वाला। अब देखो फूलेगा कैसे, हम बता एग्जाम्पल किशमिश का लिए हैं। तो किसी में डाले हो तुम लोग, पानी में, पानी में डाले हो तो क्या हुआ? इसकी कंसंट्रेशन कैसी थी, कंसंट्रेशन हाई था, अब पानी कंसंट्रेशन लो था, तो लो वाला किस में जाएगा, पानी उस किशमिश में घुसते जाएगा। किशमिश दूध में भेते हैं, जिसके जिसके बच्चे होते हैं वीडियो नहीं आ रहा छोटे, है। वीडियो नहीं आ रहा है, सर सबको आने नहीं आ रहा लगा। है, आ रहा है सर। आने, हाँ चलो ठीक है। तो देखो, तो घर पे क्या करते हैं लोग, जिसके बच्चे कमजोर होते हैं, दूध रख गरमा देते हैं, उसमें किशमिश डाल करके, क्या मालूम चलता है, सुबह होते होते किशमिश, इतनी पतली पतली किशमिश डालते हैं लोग, आज सुबह में ही मोटा मोटा किशमिश निकलता है, चोखा हुआ, और खाने में बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी किशमिश फट भी जाता है, ठीक ना। तो वो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ये हाइपोटोनिक होता है,
पेपर पे देखो, काम करना, आगे प्रैक्टिस कर लेना घर पे, तुम लोग का होगा किसमिस तो। नमक ले लो, नमक साल्ट, साल्ट ले लिए, इसमें क्या डाल दिए, किशमिश डाल दिए। अब किशमिश क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, सिकुड़ जाएगा कि अभी रहेगा। भाई सर सिद्धार्थ सिकुड़ अपना ये जाएगा। आप कर लो, हाँ साउंड अपना आप कर लो सिद्धार्थ, अपने साउंड को बंद करो सिद्धार्थ। हाँ, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्यों सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इसका तो हाई कंसंट्रेशन, नमक का कैसा है, ये नमक वाला भाग है ना, नमक वाला क्या है, बहुत हाई कंसंट्रेशन होता है। इसके अंदर किशमिश कैसे हैं, ये लो कंसंट्रेशन वाले हैं। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, तो किशमिश सिकुड़ के एकदम पचक जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, पचक जाएंगे। ठीक है, अब इक्वल में तो कुछ नहीं होगा ना भाई, आना जाना लगा रहेगा, किशमिश है तो इधर कुछ जाएगा, कुछ इधर आएगा, कुछ इधर जाएगा तो कुछ इधर जाएगा। ये सेल के अंदर ऐसे होता है, जैसे मान लो तुम्हारा सेल है, सेल है ना, अब बाहर और अंदर दोनों का बराबर आपका कंसंट्रेशन है, तो पानी निकल के पानी बाहर आया, आपका कोई मिनरल्स गया, कैल्शियम गया, तो कैल्शियम को आवश्यकता पड़ती, कैल्शियम आ गया या मैग्नीशियम आ गया किस जगह पे, तो कुछ पदार्थ जाएगा, कुछ पदार्थ आएगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो उसे बोलते हैं आइसोटोनिक। एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड, इसी रहे, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी जल्दी करना है ना, समझ में भी आना चाहिए और जल्दी जल्दी करना भी है, क्योंकि आज पूरा रिवीजन करना है बारे में। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या क्या होता है, देखो मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली हो, झिल्ली, ठीक है, तो हम बोले हैं सेल, सेल मेम्ब्रेन, ये तो भाई सेल मेम्ब्रेन हम देखेंगे बढ़िया वाला, अब स्कोप लेंगे, इलेक्ट्रॉन स्कोप लेते आइएगा, उसमें देख लीजिएगा तो आपको डबल झिल्ली देगा, ठीक है, ये होता है डबल सर कैमरा रुक गया है। लेयर्ड होता है, डबल, सर आ गया, आने लगा। केम आने लगा, रिकॉर्डिंग हट गया तो आने लगा, एक मिनट रुको तब। बड़ा गड़बड़ कर दिए तुम लोग, कैमरा रुक जा रहा है, कितने बार रुका है अभी, सर दो बार रुक चुका। दो बार रुक चुका है, लंबा लंबा टाइम, यस सर, कुछ सेकंड के लिए। कुछ सेकंड के लिए तो हमारा पूरा वीडियो खराब कर देगा जी। आज हम सोचे थे कि बहुत बढ़िया वीडियो बनाया जाएगा एकदम दमदार वाला, लेकिन अब तो पूरा का पूरा देख रहे हैं कि गड़बड़ा रहा है। चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ाने तो गड़बड़ाएगा तभी तो कभी बढ़िया ही बनेगा, ठीक है। तब रुक के 2 मिनट और देख लो, सबका आ रहा है ना वीडियो अभी? यस सर, आ रहा बताओ है। भाई, अभी नहीं डिलीट रहा है, चलो अभी तो बीच में डिस्टर्ब कर ही दिया वो तो, दोबारा आ तो रहा, आप बता दिए, हमको भी समझ में आ गया, लेकिन अब थोड़ा सा क्या करते हैं, हम ही रुक जाते हैं। अब वो नहीं ना है, क्या कहते हैं, लाइट नहीं है लगातार, गर्मी बड़ा खतरनाक पड़ रहा है। आप लोगों में कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, दिया है कि नहीं दिया है? प्याज का कुछ दिया हुआ है, प्याज के बाद आपका this structure looks similar to each other, this activity onion bulbs। एक मिनट, उसके अलावा क्या दिया है आप लोगों में, एक्टिविटी कल करा देते हैं, क्यों एक्टिविटी कल करा दिया जाएगा, एक्टिविटी लेकर चलने में मुश्किल हो जाएगा, पूरा खत्म नहीं हो पाएगा। आज 3 घंटे क्लास चलेगा, 2.5-3 घंटे तभी खत्म होगा।
एक्टिविटी छोड़ देते हैं। Microplage smallest. स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, देखते हैं फिर कहीं ले ही ले। ठीक है, ओके सर। चलो देखते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है? नो बताओ। सर। नहीं सर। जब कोई दिक्कत आए फिर बता दीजिएगा, ठीक है। चलो, हमने क्या बताया था, डबल लेयर्ड का होता है। डबल लेयर्ड, डबल लेयर्ड में ये बना किसका होता है, तो ये बना होता है आपका लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है। और भी थोड़ा बहुत होता है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अदर्स थोड़े बहुत होते हैं, वो 4-5% होते हैं। ठीक है, इसमें आपका प्रोटीन जो होता है 52 होता है, ये 40%। देखो 40-50 कितना हो, 92 हो गया। 40-52 कितना हो गया, 92। 8% से बच रहा है, 8% में आपका बाकी कार्बोहाइड्रेट्स अदर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो लिपिड्स में आपका दो पोलर होते हैं, आपका दो तरह के लिपिड्स इसमें आएगा। एक तो जान दो कि लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स होता है। ये किसका, कौन सा लिपिड्स होता है, फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं इसको, फॉस्फोलिपिड्स। ये फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर्ड, यही फॉस्फोलिपिड्स होता है बाइलेयर्ड। एक होता है आपका, इसका नेचर हो जाता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या है। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो पानी से डर लगे या तो पानी को टच ना करने दे, ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक जो वाटर को क्या कर सकता है, वाटर मरा सकता है, या लवर ऑफ द वाटर, जो पानी को लाइक करता हो। ठीक है, तो इसमें देखो दो पोलर होता है, एक है ये ऊपर का टॉप, या हम लोग बना रहे हैं हेड बना रहे हैं, देखो हेड टेल। देखो अब नीचे जो बना रहे हैं उसको टेल बोलते हैं। ऊपर वाला तो हेड हो गया, ये आपका हेड हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया, हेड बोल दिया। अब देखो नीचे भी सेम प्रक्रिया, एकदम वैसे ही दोहराओ। तो ये आपका ऐसे तुमको स्ट्रक्चर दिखलाई देगा, अभी हम बताएंगे और भी सारी चीजें। तो ये आपका आउटसाइड देखोगे, ये पोलर जो है ये आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक होता है। ये क्या होता है आपका, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो ऊपर का हेड जो होता है ना, आउटसाइड जो पोलर देख रहे हो, ये हाइड्रोफिलिक है, और नीचे लगा हाइड्रोफोबिक होता है। इसमें बीच बीच में, अब प्रोटीन के बारे में आ रहा है ना, प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन, ये आपका बीच बीच में बरीड होता है। बरीड का मतलब धंसा हुआ रहता है। तो कुछ में क्या होता है, इंटेग्रल होता है, इंटेग्रल। ठीक है, अब एक कुछ होता है पेरीफेरल होता है, पेरीफेरल, तो कुछ स्पेलिंग गलती भी होगा, देख लेना तुम लोग, पेरीफेरल। तो एक इंटेग्रल और पेरीफेरल। इंटेग्रल का मतलब इसमें प्रोटीन जो होगा, अब कलर अलग इस्तेमाल करना चाहिए था लेकिन एक ही कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि ये इस तरह धंसा रहेगा, क्या रहेगा, पूरा का पूरा धंसा रहेगा, इसे बोलते हैं इंटीग्रल। या थोड़ा भी धंसा हो सकता है, ठीक है, ये धंसा रहेगा। पेरिफेरल का मतलब है कि इस जो इसको देख रहे हो ना, हेड को देख रहे हो, जो हेड,
हेड के ऊपर ऐसे एकदम लेटा रहेगा। जैसे तुम बेड पे सोते हो ना, बेड पे सोते हो तो बेड के ऊपर रहते हो, तो इसी तरह से ये भी क्या होगा, इसके ऊपर पड़ा रहेगा। तो ये बोल गया पेरिफेरल, और जो इसके अंदर प्रोटीन धंसा हुआ वो क्या कहला गया, आपका इंटेग्रल हो गया। ठीक है। अब इसके अलावे इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है। तो आपको क्या मालूम चल गया, स्पेशली अगर देखोगे तो डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर्ड आपका लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना होता है, इसमें 52% प्रोटीन होता है, 40% आपका लिपिड्स होता है। इसमें जो लिपिड्स होता है वो फास्फोलिपिड्स होता है। वो उसको दो पार्ट हो गया, देखो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक हमने बताया ऑब्जर्व के हो गए। तो हाइड्रोफोबिक जो हो गया ये आपका टेल हो गया, और हाइड्रोफिलिक हो गया उसका हेड हो गया। इसके बीच बीच में क्या होता है, प्रोटीन धसा हुआ रहता है, इसे हम लोग इंटेग्रल कहते हैं। और जो इसके ऊपर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल कहते हैं। इतना अंडरस्टूड हुआ कि नहीं हुआ, बोलो नंदिनी। सर हो गए। हाँ अभी फिगर वर्ड सब तैयार है ना। यस सर। चलो इसे रेस्ट करते हैं। मोबाइल को भी कभी कभी रेस्ट चाहिए ना। चलो आगे अब देखो, ये तो हमने देखा कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। दूसरी कंडीशन पूछता है कि इसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के काम क्या है। पहला करता है ये तो आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर, तो आउटर है मेम्ब्रेन। तो आपका क्या काम करेगा, पहला काम करेगा प्रोटेक्ट करेगा। किसको प्रोटेक्ट करेगा, तो सेल के अंदर जो कुछ भी पाए जा रहे हैं सेल ऑर्गेनल, प्रोटेक्ट सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल सब्सटेंसेस जो भी होंगे इसके अंदर के सभी क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। चलो तो हमारा सेल मेम्ब्रेन में प्लाज्मा लेमा खत्म हो गया। अगर तुम बात करोगे तो सेल का दो टाइप का होता है। एक तो होता है प्रो कैरियोटिक, और दूसरा कौन सा होता है, यूकैरियोटिक। देखो भगवान भी गजब के हैं। भगवान के बनाने का जो तरीका होता है आपके बनाने का तरीका लगभग सेम ही है। आप तो पहली बार कोई काम करोगे ना तो बड़ा गड़बड़ करते हो। अगर कोई कह दे कि पहली बार पढ़ाना हो और क्लास में खड़ा होकर पढ़ाना शुरू कर दे 50-60 बच्चों के बीच में, तो बड़ा घबरा जाएगा, वो नहीं पढ़ा पाएगा। और कोई भी काम अगर पहली बार होता है बड़ा हेजिटेट होता है। या आप लोग पहली बार कहा गया हो गोला पारो, तो गोला नहीं पारा होगा। आप गोला तो बना ही नहीं सकते। बचपन में देखना ना, 2-3 साल के बच्चों, 3 साल के बच्चों को गोला पराव नहीं होता है, तो वो उतना अच्छा नहीं बनाते हैं। तो भगवान भी जब शुरुआत किए थे ना जब सृष्टि का, तो उस समय क्या किया, एक सेल बनाए, पहला सेल। ठीक है, और सेल जब बनाए तो इसमें बहुत सारी चीज छोड़ दिए भगवान को, मतलब उनका प्रैक्टिकली उतनी नॉलेज नहीं था उस समय के लिए, क्योंकि शुरुआती दौर था ना। तो उन्होंने क्या किया कि चलो सेल तो बना रहे हैं, एक क्या करते हैं इसके अंदर एक क्रोमोसोम डाल देते हैं भाई, एक आपका, ताकि जेनेटिक मटेरियल रहेगा तभी ना नया नया बनाएगा। तो एक जेनेटिक मटेरियल डाल दिए और सेल मेम्ब्रेन डाल दिए, कहें कि बस फिट है, ये अपना जिंदगी जी लेगा। तो इसमें कौन इस तरह का सेल क्या हो गया, इस तरह का जो जेनेटिक मटेरियल हो गया और ऊपर से एक लेयर हो गया बस, और अंदर प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो इस तरह का जो हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सबसे पहले आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इन सबों का निर्माण किए भगवान ने। तो ये कैसे होते हैं, ये सिंगल सेल होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल जो पहली बार निर्माण किया भगवान ने। फिर कहें चलो भाई आगे टॉक करते हैं, यूकैरियोटिक करते हैं। तो यूकैरियोटिक जब भगवान बनाने लगे, कहें कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो सिंगल हम डाले थे, अब वो भी बिना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के डाले थे, अब ऐसा करो कुछ डेवलप करके बनाओ। तो डेवलप करके भगवान जब बनाने लगे तो क्या डाल दिए, एक तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डाला, और उसके अंदर क्या डाले, जो इंपॉर्टेंट पार्ट वाला होता है जेनेटिक मटेरियल वो डाल दिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट वाला जेनेटिक मटेरियल डाल दिए। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या आपका सेल के अंदर क्या आ गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी आ गया, न्यूक्लियस
मेम्ब्रेन आ गया। इसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट है। क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट हो गया, लेकिन इसके अंदर दे दिए भगवान। लेकिन जब पहली बार कुछ बनाएंगे तो प्रोटेक्ट बड़ी आवश्यकता होती है। ये बताओ, पहली बार कंप्यूटर जब बना था तो तुम लोग पुराना कंप्यूटर देखोगे ना, उसका डिब्बा जो था खतरनाक था। अरे जी, कंप्यूटर के डिब्बा होता था 20 किलो का होता है, इतना भारी था पहले जमाने में। अब बड़ा 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 भारी था, बड़ा मजबूत था। इसी तरह भगवान जब इसको बनाए ना, बैक्टीरिया को कहा कि ऐसा है तो एक लेयर मत रहा, सेल मेम्ब्रेन बनाए, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल बनाए, सेल वॉल के ऊपर एक और पार्ट बनाए, ये आपका पार्ट बनाए, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स या आप ग्लाइको कैलिक्स, कैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या हो गया? सेल वॉल हो गया। ये क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। देखे ना, खतरनाक सेफ्टी दिए है कि नहीं दिया है? बताओ तुम लोग, सेफ्टी के मामले में खतरनाक है कि नहीं है? यस सर है। बड़ा मजबूत होता नहीं है। ये मत समझो कि तुम्हारा जैसा भी हमको एक चला तब आंसू निकल जाएगा, 50-2,000 लाख करोड़ से आंखें के पानी से निकल जाएगा, है आंखें से निकल जाएगा, मर जाएगा वो। वैसा नहीं है, ठीक है? ये डिरोड नहीं होता जल्दी। क्यों नहीं होता? इसके पीछे कार्ड देखो। ये सेल मेम्ब्रेन जैसे कि हम लोग में पाया जाएगा। इसका सेल वॉल, ये डेड सेल होता है, डेड सेल हार्ड होता है। जैसे प्लांटे के ऊपर देखोगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के वो मोटा सा एकदम लेयर होता है, तो उसका तोड़ना, उसको मारना आसान नहीं होता है, ठीक ना? उसको टंगली से काटना पड़ता है, चक्कू से काटना पड़ता है, इससे काटना पड़ता है, आसान। और उसका सेल को तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो, उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। ग्लाइकोकैलिक्स में दो तरह के पाए जाएंगे। अगर मोटा लेयर पाया जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स में, जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन देख रहे हैं ना, छिलका देख रहे हैं, अगर खूब मोटहन है, ऐसे खूब मोटहन है, तो ये कहलाएगा कैप्सूल। क्या कहलाएगा? कैप्सूल। अगर ये पातरे में रह गया, यो पातरे में है, पतले में है, तो इसको कहेंगे स्लाइम कहेंगे। बात इतना समझ में आ गया? क्लियर यस है? सर। तो ये भगवान शुरुआती दौर में बनाने समय ना ये सारे चीज के ध्यान दिए थे, लेकिन बाद में कहें सुरक्षा घटाओ, इतना कवच क्या करोगे दे करके। दो गो चीज काफी है बाकी एनिमल और प्लांट किंगडम में। एनिमल और प्लांट किंगडम में क्या कहें, एक तो सेल मेम्ब्रेन रख लो, और प्लांट है वो क्या एक तो और दे दो भाई, वो कहां से बहरे रहता है, बड़ा उसको हर चीज का फेस करना पड़ रहा है। ओके, एक तो दे दिए सेल वाल, इसको दे दिए सेल वाल, दे दिए एक दे दिए सेल मेम्ब्रेन। ये है तो आदमी को क्या दे दिए, मनुष्य को, ह्यूमन को सेल मेम्ब्रेन होता है। आप पौधे में जाओगे तो सेल वाल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है। बात समझ में इतना आया कि नहीं आया? सर आ गया। आ गया, बड़ी अच्छी बात है। देखो जैसे जैसे विकास हो रहा है ना, वैसे वैसे देखो खतरनाक तरीके से विकास हो रहा है। भगवान अब हम लोग जैसे आदमी बना दिए, अलग की बात है। अब देखो, ये जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है ना, बैक्टीरिया जो है ना, वो सब जगह पाया जाता है। हवा में पाया जाता है, तुम्हारे बॉडी में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ऐसा शायद ही कोई जगह होगा, हमारे नॉलेज में तो नहीं, लेकिन आप लोग को शायद नॉलेज भी ना हो, लेकिन आने वाले समय कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शायद ही कोई जगह होगा जहां पे बैक्टीरिया न पाया जाए। अरे समुद्र की एकदम तलहटी में तक पाया जाता है बैक्टीरिया, और नमक के अंदर अगर रख दो तब वो जिंदा रहेगा, ऐसा कंडीशन हो गया है। तो बैक्टीरिया यहाँ तक गोबर के डंक में पाया जाता है, ठीक ना? तो इस तरह सभी जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब डेड होने की तो प्रक्रिया कुछ है ही है भाई, डेड भी होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम डेड नहीं होगा, ठीक है? लेकिन पाए जाने की बात करोगे ना तो सब जगह लगभग पाया जाता है। तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक की बात हमने कर लिया कि भैया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगा। इसके ऊपर ये बता दिए हैं ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन इसको पाया जाएगा। इसके जो ऊपरी लेयर होता है उसे कैप्सूल भी कहते हैं। स्लाइम कब कहते हैं, जब पतला होता है। तो ये सारी चीज हमने बता दी आपको। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। चलो अब ये सब चीज हटाओ।
अब इसके बाद से ना बात है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, तो रिवीजन में तो भाई गड़बड़ होता है, थोड़ा बहुत छूट ही जाता है, कितनों करिए। तो अब इसके बाद आता है सेल वॉल, आता है सेल वॉल। तो सेल वॉल का भी कंडीशन यही है। तो ये भी आपका सेल वॉल की बात करेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी, ये सब आप लोग बड़ा कम दिया है। ये प्लांट में पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, ठीक ना। ये सेल वॉल देख लो, ऊपर वाला कवर सेल मेम्ब्रेन, ऊपर कवर होता है डेड सेल होता है। क्या होता है? डेड सेल। इसको बोलते हैं नॉन लिविंग रिजिड, नॉन लिविंग रिजिड बोलते हैं। ये नॉन लिविंग रिजिड होता है और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये पाया जाता है। और दूसरी चीज है कि ये आपका सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है? ये बना होता है सेलुलोज का, या आपका हेमी सेलुलोज का बना होगा। और भी कुछ तो होते हैं, जैसे कि सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, पैक्टिन, हाँ पैक्टिन, और पैक्टिन, एक पैक्टिन होता है, ठीक है, पैक्टिन, इसका ये बना होता है, ठीक है। तो मोस्टली आपको सेलुलोज मिल जाएगा। सेल वॉल किसका होता है? सेलुलोज का, या हेमी सेलुलोज, या पैक्टिन, इसका ये बना हुआ होता है, या इसमें पाया जाता है। और भी तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, अदर्स भी तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली क्या होता है? सेलुलोज होता है, ठीक। ये करता क्या है? ये प्रोटेक्ट करने काम का। प्लांट देखोगे, प्लांट के ऊपरी एकदम कवर जो देखोगे बड़ी हार्ड होता है, डेड सेल होता है। ये क्या होता है? ये आपका प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है ये? कोई भी चीज हवा डायरेक्ट आएगा, पानी डायरेक्ट फेस कर रहा है, सारे चीज डायरेक्ट फेस कर रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शन का काम ज्यादा करता है। किसके अपेक्षा? हम लोग के सेल के अपेक्षा, ठीक है। क्लियर हो गया? बताओ भाई। यस सर। सेल वाला, अब आ जाओ, आज का टॉपिक कौन सा देखा जाए? आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग आ गए हैं। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी गजब का चीज है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने से पहले आपको बता दें, न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे 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 संरचना पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। देखो, ये जो राइबोसोम पाया जा रहा है ना, ये हिसाब जो तुम देख रहे हो इस पे, इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां नहीं पाए जा रहे हैं उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन दो पार्ट हो गया इसका। कौन सा पार्ट हो गया? जहां पे राइबोसोम वाला है हिस्सा उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पे नहीं है कुछ इस तरह की चीजें, राइबोसोम नहीं है, उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, राइबोसोम यहाँ पाया जा रहा है तो प्रोटीन का डेवलपमेंट तो होगा, प्रोटीन सिंथेसिस तो होना ही होना है, ठीक है। इसके इसके में शायद फैट, फैट का निर्माण करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क होता है। ये आपका इसके ऊपर पाया जाएगा। अब ये क्या करेगा? आपका प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करेगा। इसके ऊपर जो राइबोसोम पाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम नहीं है ये, इसके ऊपर जो राइबोसोम पाया जा रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? यस सर। हाँ, दूसरी बात है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ये कैसा होता है? ये स्ट्रक्चर देखो, ये किस तरह का है स्ट्रक्चर? तो ये स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसमें आपका सारे चीजें हो गए। तो ये आपका टॉपिक ओवर होता है।
अब इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आप लोगों ने क्या दिया, गोल्जी बॉडी दिया है, गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी बॉडी। इसको हम लोग गोल्जी बॉडी, अनेक बहुत सारा नाम है इसका, गोल्जी अपैरेट्स, अपैरेट्स। अपैरेट्स यार, तो अपैरेट्स का स्पेलिंग कुछ लग रहा है हमारा गलत हो रहा है, ए डबल पी हो तो रहा, ए डबल पी, अपैरेट्स, अपैरेट्स देख लीजिएगा। गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेट्स भी कहते हैं या गोल्जी बॉडी भी इसको कहते हैं। इसका खोज कौन किया था, कैमिलियो गोल्जी एक थे विज्ञानी, कैमिलियो गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी। ये कब खोज किए थे, ये किया था 1898 में, 1898 में इन्होंने देखा था, 1898 में। गोल्जी बॉडी, ये भी आपका डिस्क नुमा होता है, ये आपका ऐसे 4 to 8 डिस्क होता है, 4 से लेकर के 8 डिस्क। ये जो डिस्क देखेंगे ये क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होता है, एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। आपका बुक में बड़ी शानदार तरीके से दिखलाया होगा, बनाया होगा, इस तरह से तमाम कुछ चीजें हैं। तो ये आपका गोल्गी, गोल्जी बॉडी हो गया। इसका खोज कौन किया था, कैमिलो गोल्गी ने किया था। ये आपका मैनी फ्लैट डिस्क शेप होता है, सेट और क्रिस्टेई, क्रिस्टेनी, क्रिस्टेनी जो होता है ये आपका सेक, सेक्स और इसको सिस्टर्नी बोलते हैं, सिस्टर्नी, 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 सिस्टर्नी। इसकी साइज कितनी होती है, इसकी साइज देखा जाए, डिस्सेप्ड होता है इसकी साइज 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होता है। तो सिस्टर्नी की साइज कितनी होती है, 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक का यह होता है। इसके जो ऊपर देख रहे हो इसको हम लोग सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस, सिस हो गया, ट्रांस हो गया। और ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये हिस्सा कहलाता है सिस्टर्नी, ठीक है, ये सिस्टर्नी हो गया। तो कॉन्वेक्स, तो जो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स शेप में दिख रहा है, जो ये वाला शेप जो दिख रहे हो ये क्या कहलाता है, सिस कहलाता है। कॉन्वेक्स जो देख रहे हैं हम लोग, और कॉनकेव जो है ये ट्रांस होता है, मैच्योरिंग होता है, कॉनकेव इसको हम बोलते हैं ट्रांस। ये क्या होता है, मैच्योरिंग डिस्क होता है, मैच्योरिंग, मैच्योरिंग होता है, डेवलप होता है, काफी मैच्योरिंग फेस कर सकते हैं, मैच्योरिंग फेस होता है। तो इसका हमने बताया आपको, ये आपका कैसे होगा, सेक होगा, डिस्क, डिस्क की तरह होगा। दूसरी चीज है ये सिस्टर्नी है, ये कितनी संख्या में होती है, 4 से 8 संख्या में होती है। ये आपका ऊपर जो देख रहे हो कॉन्वेक्स शेप में है, तो शेष हो गया कॉनकेव शेप में, जो मैच्योरिंग है उसको हम ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। इसकी सिस्टर्नी की आपकी साइज क्या, डाईमीटर का, कितने डाईमीटर का होता है, डाई मीटर का, डाईमीटर। तो ये 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक का होता है। समझ में आ गया? प्लग, यस सर। अच्छा चलो ठीक है, प्लग आपको भी आ गया। अब आता है गोल्जी Yes, sir. बॉडी के बाद से, अच्छा चलो बहुत अच्छा, जो समझ में आ गया तो इसकी सिक्रेटरी वेसल्स भी होता है, जो यहाँ पे गोल गोल देख रहे हो ये सिक्रेटरी वेसल है आपका। वेसिकल है, सिस्टर्नी वेसिकल, ठीक है। ये क्या होता है,
पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन, ये पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। तो पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, ये गोल्जी बॉडी जो पाया जाता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगल बगल में पाया जाता है, पास में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में पाया जाता है। ये क्या होता है, पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन इनसाइड साइटोप्लाज्म हो गया। जैसे मेम्ब्रेन है ये आपका यहाँ से, ठीक है, ये आपका ऐसे ही शेप बनता है। तो पार्ट ऑफ क्या है, एंडो मेम्ब्रेन का एक हिस्सा है। और ये आपका कहाँ पाया जाएगा, ये आपका पाया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। इसमें बहुत सारा प्रोटीन या अन्य तरह के पदार्थ भरे होते हैं जो कि सेल से बाहर करने और अंदर लाने में ये क्या करता है, कैरिंग करने काम करता है, ले जाना और लाना। इसके अंदर जो सेक है, जो थैला है, इसके अंदर भरा रहता है और ये आउट और इन करने का काम में आपका करता है। तो ये पूरा क्लियर हो गया कैमिलियो गोल्जी के बारे में, सारा दिमाग चल गया आपका। गोल्जी बॉडी क्लियर है? यस सर। इसको इरेज कर दें। यस सर। अब गोल्गी बॉडी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे। राइबोसोम ये आपका प्रोटीन निर्माण के लिए काम आता है। मालूम है प्रोटीन क्या करता है, बिल्डअप करता है आपके बॉडी को, ठीक है। तो आपके बॉडी में जो कुछ भी देख रहा ना, ये लोग हैं, तो प्रोटीन ना रहे ना, नथिंग बिल्डअप, आपको बॉडी बिल्डअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए जब भी इन द प्रेगनेंसी टाइम डॉक्टर ज्यादातर क्या लिखते हैं, प्रोटीन्स लिखते हैं, ताकि बच्चे का विकास क्या हो सके, ज्यादा बढ़िया हो, उसका माइंड ज्यादा डेवलप हो सके। तो दैट टाइम नीड मच इन अमाउंट प्रोटीन। आयरन आपको बॉडी को मजबूत करता है, नीड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन क्या करता है, कंस्ट्रक्ट माने निर्माण करने का काम करता है। तो राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, या कह सकते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये राइबोसोम कितने तरह का होता है, तो आपको दो तरह का होता है। कौन कौन सा टाइप का, प्रोकैरियोट में 70S, यूकैरियोट में 80S टाइप का पाया जाता है। तो 70S 80S में क्या होता है, ये आपका दो यूनिट्स के होते हैं, दो सब यूनिट्स इसको बोलते हैं, ठीक है, दो सब यूनिट्स। तो दो सब यूनिट्स में जो ऊपर वाला छोटा वाला यूनिट्स होता है वो 30 और ये होता है 50S होता है, 30S और 50S होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, तो इसकी सब यूनिट भी दो तरह के होते हैं। ये कैप की तरह होता है, कैप ऊपर का कैप जैसे होता है ना, किसी टोपी पहन लो सर पे, उसी तरह का ये हिस्सा है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऐसे पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका 40S और 60S में पाया जाता है। तो देखिए आप लोग, राइबोसोम इट्स वेरी यूजफुल इन द कंस्ट्रक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, इट्स यूज इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस काम करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। दो तरह का होता है, 70S 80S। इसके दो सब यूनिट होते हैं, क्या कौन सा यूनिट, सब यूनिट में कौन कौन सा, 30 और 50, 40 और 60। अंडरस्टूड? यस सर। चलो ये भी आपका रिवीजन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आ जाओ भाई। माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नहीं ना हो रहा है, नो सर। क्यों? चलो नहीं हो रहा तो पढ़ो, क्या करना और भी मजा लो पढ़ाई का। तो माइटोकॉन्ड्रिया
ये आपको जीवाणु और नीली हरित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी इसका मतलब आप हिंदी में बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं, ठीक है। तो जीवाणु और नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल में नहीं पाए जाते हैं, समझ गया। इसमें ये नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी नहीं पाया जाता है और नीली हरी शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज है, ये भी कोशिका द्रव्य अनियमित रूप से बिखरे होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में अनियमित माने इरेगुलर, इरेगुलर रूप से बिखरे होते हैं, बिखरे होते हैं। इरेगुलर रूप से साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, इरेगुलर रूप से बिखरे हुए आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपका ये किस तरह का शेप के होते हैं, तो ये राउंड होते हैं, गोल, जिसे बोलते हैं हम लोग गोल, हिंदी में बोला गोल। लंबे होते हैं, आपके लॉन्ग भी शेप में होते हैं। और दूसरा तीसरा है ओवल, ओवल शेप में भी होते हैं। तो राउंड भी मिल जाएंगे, लॉन्ग भी मिल जाएंगे, ओवल शेप में भी ये मिल जाएंगे। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया की बात अगर कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया ये कितने शब्द से मिला है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। एक है आपका माइटो, दूसरा है आपका कॉन्ड्रिया, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। माइटो का मतलब होता है थ्रीड होता है, THREAD, थ्रीड होता है, थ्रीड में धागा होता है। और कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रिया जो होता है वो उसका मतलब है ग्रेनुअल होता है। कॉन्ड्रिया ग्रेनुअल, कड़, इसको बोलते हैं कड़ और इसको बोलते हैं धागा। तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें कड़ और धागा मतलब थ्रीड और ग्रेनुअल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब बात कर रहे हो तो पहले क्या बताएं आपको, ये बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गी में नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में इरेगुलर रूप से बिखरे हुए मिल जाएंगे। ये राउंड, लॉन्ग एंड ओवल शेप का होता है, गोल, लंबा और अंडाकार शेप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्द से मिलकर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक का धागा दूसरे का कड़ हो गया। क्लियर? यस सर। बोलते चलना हाँ या ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात में करोगे तो फिर से ना, इसको कहाँ देखा गया था, एक माइटोकॉन्ड्रिया कोलिकर वैज्ञानिक है, कोलिकर, कोलिकर ये साइंटिस्ट, इन्होंने पहली बार देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को। पहली बार इन्होंने कहा देखा था माइटोकॉन्ड्रिया का, कीटो में देखा था, स्ट्रेटेड मसल्स में, कीटो के स्ट्रेटेड मसल में। तो कीटो के स्ट्रेटेड मसल में देखा था। तो क्या क्या देखे आपको, कोलिकर ने कीटो, कीटो का मतलब हो गया, कीट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कीट को इंग्लिश में? सर इंसेक्ट। हाँ इंसेक्ट्स, हाँ कीड़े हो जाते हैं ना कीट, इंसेक्ट चल रहा। इंसेक्ट्स के स्ट्रेटेड मसल्स में इन्होंने देखा था। कुछ इरेज कर दें, चलो इरेज कर ही देते हैं, क्योंकि आप लोग तो दोबारा वीडियो देख करके तो लिख ही लोगे पॉज करके। चलो इसके बाद से नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और भी वैज्ञानिक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडा, सी बेंडा यही वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका नाम क्या रखा था, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके एक फ्लेमिंग वैज्ञानिक है, ये आपका फ्लेमिंग, ठीक है। इसको उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला था, फाइला बोला था, माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला बोला था, फाइला यही बोले थे।
तो 3 वैज्ञानिक कोलिकर तो देखे हैं, सी वेंडा उसका नामकरण किए हैं, और इन्होंने तो फ्लेमिंग ने तो उसका नाम ही एकदम बिगाड़ दिया, फाइला कर दिया। तो ये आपने देखा। अब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करोगे तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है 1000 से लेकर के 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पाया जाता है। 1000 से लेकर के 1600 तक ये पाया जाता है। ये रेगुलर होता है भाई, कुछ सेल में ज्यादा किसी सेल में कम ये पाया जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या लिख दिया गया, 1000 से लेकर के 1600 तक ये होता है। अब एक दो चीज है, एक आपका केओस, केओस और एक है ओमीबा, अमीबा इसे बोलते हैं, केओस ओमीबा। इसमें 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कितने तक पाए जाते हैं? 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्लियर है? कितने पाए जाते हैं? 5 लाख तक पाए जाते हैं। तो केओस और अमीबा में तुम देखोगे तो 5 लाख तक पाए जाएंगे। अगर तुम अदर सेल में देखते हो, नॉर्मल सेल में, तो 1000 से 1600 तक नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं। अब इसके बाद आपका स्ट्रक्चर तो हम लोग देख ही लिए। आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात करो तो ये आपका डबल लेयर का होता है। ये भी क्या होता है? डबल लेयर का होता है। इसका मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ये आपका ये क्या होता है? ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जेनेटिक मटेरियल भी पाए जाते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल भी पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन की बात करो, इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये इसका कार्य क्या है? इनर मेम्ब्रेन का एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो एटीपी निर्माण होता है, सिंथेटिक एटीपी सिंथेसिस होता है, एटीपी सिंथेसिस देखा गया। दूसरा चीज है क्रिस्टेई, किसे बोलते हैं? जो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कई उभार हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टेई, क्रिस्टेई कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन ये है कौन? नीचे वाला इनर, और ये कौन सा है? आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। तो क्रिस्टेई आपका इनर वाला है, उसको क्रिस्टेई कहे, और आउटर मेम्ब्रेन उस ऊपर बोलते हैं क्रिस्टेई को F2 कर्ण या ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ द्रव्य होते हैं जो कण के नुमा होंगे। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलते हैं। इस कण को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कण को मैट्रिक्स बोल दिए, इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टल कह दिए। जो ये शेप के जैसे उभार जो दिखलाई दे रहा है, इसको शेप जो हुआ है इसी को हम क्रिस्टल कहते हैं। जो ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं। क्या क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में? राइबोसोम, टीआरएनए, राइबोसोमल, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम कहाँ लिख दें? यहाँ पे राइबोसोम, ये भी पाया जाता है। आपका टीआरएनए भी हो, ये तो आरएनए है तो टीआरएनए तो होना है, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, ये सब इसके अंदर पाया जाता है। और किसी भी सेल के अगर किसी भी सेल के अंदर अगर ये तीनों पाए जाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये लिविंग, ये अपनी खुद की रेप्लिकेशन कर सकते हैं। मतलब खुद के एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण जैसे होता है, वो प्रक्रिया होने के लिए डीएनए की इंपॉर्टेंस है। तो ये सारे प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है।
तो कई कई वैज्ञानिक ऐसे कहे हैं कि हो सकता है कि प्राचीन काल में ऐसा होगा कि ये एक स्वतंत्र बैक्टीरिया के रूप में होगा, ये भी हो सकता है, ऐसा माना गया है कुछ किताबों में, देखे हैं पढ़े हैं उसमें। और दूसरी चीज जैसे कि अभी हम लोग कोविड से इन्फेक्टेड हो रहे हैं या कई बीमारियों से हम लोग जब इन्फेक्टेड होते हैं, तो वो वायरस धीरे धीरे हमारे अंदर बॉडी में अगर डेवलप कर जाए, एडजस्ट कर जाए, तो उससे हमें तो नुकसान है नहीं। अगर एडजस्ट कर गया तो नुकसान नहीं है, और नहीं किया तो नुकसान है। तो इसी तरह कहीं एडजस्ट कर गया होगा, एक हमारे सेल का क्या बन गया होगा, हिस्सा ये बन गया होगा, ऐसा लोग माने हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता है यार, बाकी तो कई लोग हो सकता है, क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करता है। अब एटीपी का निर्माण करेगा तो ही तो हमारा बॉडी चलेगा ना। तो इसमें और भी चीजें देखते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एटीपी का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या करता है, एटीपी का स्टोरेज करता है, स्टोरेज भी कर लेता है। और दूसरा एटीपी का ट्रांसपोर्ट भी करता है, एटीपी का ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो तीन प्रक्रिया कर रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन कर दिया, निर्माण कर दिया, एटीपी जो आपके लिए ऊर्जा चाहिए, ठीक है, खाना खा लिए तो आप ऊर्जावान होते हो, तो कैसे हुए, और एटीपी में चेंज हो गया, और एटीपी का स्टोर भी कर लिया, अब बंदा स्टोर करके रखा हुआ है, और फिर ट्रांसफर भी कर रहा है। तो ये तीनों प्रक्रिया अगर जिसके अंदर होते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम जान गए, पावर हाउस। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस कहते हैं। समझ में आ गया, एटीपी को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं हम लोग, पावर हाउस भी कहते हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. कोई दिक्कत माइटोकॉन्ड्रिया में? No, sir. नहीं दिक्कत है, बट वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज 1.5 घंटे क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। बाकी अब प्लास्टिड बच गया तो उसको आगे कल पढ़ लिया जाएगा, और एक आध और भी टॉपिक अगर छूट गया होगा तो उसको भी कर लिया जाएगा, ठीक है? Okay, sir. चलो, ऐसा कोई topic जो समझ में नहीं आया अभी पूछ लो। No, sir. चलो ठीक है, आप सभी को जय भारत, जय भारत सभी को। जय भारत क्लास करेंगे। इंग्लिश पढ़ेंगे आप लोग, इसके बाद इंग्लिश चलिए। क्या दिया जाए आज, कल इंग्लिश पढ़िए। लक देखो कितना हो रहा है। हाँ, तो कल इंग्लिश कर लिया जाएगा, कल 1.5 घंटे इंग्लिश भी कर लिया जाएगा, ठीक है? अच्छा, लाइट नहीं Okay, है, sir. गर्मी बहुत ज्यादा है, कल कर लिया जाए। हाँ, कहना था कि आप लोग फी तो जमा कर लो भाई, फी नहीं जमा करो कैसे? ठीक है, तो आप लोग अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर किए थे। ये आवाज क्यों रिपीट हो रहा है? अच्छा, उसका था सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ अपना साउंड ऑन रखता है तो रिपीट होने लगता है, आवाज इको करने लगता है। तो ठीक है, अपना अपना फी भी जमा कर लोगे, ठीक है, ताकि क्लास और बढ़िया चलाया जाए, कुछ बच्चे और बढ़ जाए, अच्छा रहेगा। बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो और अच्छा लगेगा, सबको लगेगा, ठीक है? सभी को जय भारत, कल फिर से सेम टाइम पे मिला जाएगा। जय भारत, sir. जय भारत।